अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। अप्रैल के आगाज में बनी नून लीग की क़यादत में मखलूत हुकूमत को इक़्तिसादी महाज पर बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। बढ़ता हुआ तिजारती खसारा हो, तेज़ी से गिरते मुबादला के ज़खायर हों, तेज़ी से गिरती रुपए की कदर हो, इन्हीं वजूहात की बिना पर महंगाई की शरह में इजाफा। एक जानिब हुकूमत IMF से मुज़ाकरात के जरिए कर्जा प्रोग्राम की बहाली के लिए कोशाएं, दूसरी जानिब नई हुकूमत को अपने 2 माह में ही बजट पेश करने का एक चैलेंज का सामना है जो कल होने जा रहा है। हुकूमत बजट एक ऐसे वक्त में दे रही है जब मुल्क का मालियाती खसारा बुलंद तरीन सतह पर यानी 30 जून 2022 तक 5000 अरब रुपए तक पहुंचने का खदशा है। मईशत को चलाने के लिए हुकूमत को आइंदा माली साल में 41 अरब डॉलर के फंड्स की जरूरत है, जिसमें से 21 अरब मुल्की और गैर मुल्की कर्ज की अदायगी और उसके अलावा जो है 12 अरब डॉलर करंट अकाउंट खसारा पूरा करने के लिए, जबकि 8 अरब डॉलर ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के लिए दरकार है। माशी माहिरीन के मुताबिक इस साल मुल्क की आमदन 6 खरब रुपए जबकि खसारा 5 खरब से ज्यादा रहने की तवक्को है। इस बड़े बजट खसारे के साथ जब बजट बनाना पड़ेगा तो इसका असर पाकिस्तान के तरक्याती अखराजात के अलावा अवाम को रिलीफ देने के लिए सब्सिडी प्रोग्राम पर भी शायद देखने को मिले। दूसरी जानिब गुज़श्ता माह महंगाई की शरह 14% के लगभग रिकॉर्ड की गई। हुकूमत की जानिब से तेल की कीमतों में जो कि एक नागुज़ीर इजाफा था 60 रुपए फी लीटर, उसके बाद महंगाई की शरह जो है वो 17-18% से तक जा सकती है, बढ़ भी सकती है। पाकिस्तान का तिजारती खसारा पहले 10 माह में लगभग 45 अरब डॉलर हो चुका है। दूसरी जानिब IMF टैक्स महसूलात का हदफ 7,255 अरब रुपए तक का कह रहा है, जिस पर बज़ाहिर तो डेडलॉक है, लेकिन IMF की जानिब से चीनी तवानाई मंसूबों पर असर नौ बातचीत की शर्त भी सामने आ रही है। क्या वाकई हुकूमत ऐसा करेगी? ऐसे में हुकूमत ने अगले बजट से मुतालिक हिकमत अमली या तजावीज़ को हतमी शिकल ज़रूर दे दी है। आज इक्तिसादी सर्वे सामने आया जिसके मुताबिक 2021-22 में शरह नमू 4.8% के हदफ के अगेंस्ट जो है वो 6% रही, जबकि महंगाई का 8% का हदफ रखा गया, लेकिन एवरेज महंगाई जो है 10.8% रही, अदरवाइज 13-14% तक ऊपर चली गई। सर्वे के मुताबिक GDP, ज़राअत, सर्विसेज यानी खिदमात और सनती शुबे के अहदाफ PTI हुकूमत ने हासिल किए, लेकिन इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट, तिजारती खसारा, दरामदात, सेविंग्स, सरमायाकारी समेत गंदम और कपास के जो पैदावारी अहदाफ है वो हासिल करने में नाकाम रही। तफसीली गुफ्तगू करेंगे इस पर साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के सदर शाहिद खाकान अबाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, बहुत से और भी फिगर्स हम दे सकते थे, लेकिन मैंने कहा कि आपसे फिगर्स लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। सर, कल जो बजट पेश किया जा रहा है, बड़े मुश्किल हालात में ये बजट कल पेश किया जाएगा, क्या और IMF की कड़ी शराइत भी होंगी, क्या इसे IMF का बजट करार दिया जा सकता है? IMF बजट नहीं बनाती। IMF आपको IMF की शराइत की मद्देनजर तनाजुर में IMF से कोई रिश्तेदारी तो नहीं है हमारी की शराइत रखेंगे। हम जाते हैं IMF के पास, वो कहते हैं कि आप एक जिम्मेदारी से अपने माशी मामला चलाएं, उसके कुछ अहदाफ वो रखते हैं, ये आपकी मर्जी है कि अहदाफ पूरे करें या ना करें। वो बताते हैं कि आप ये अहदाफ पूरे करेंगे, उसकी ये असरात होंगे मीशत पर, और अमूमी तौर पर इससे ग्रोथ में कमी आती है और महंगाई बढ़ती है। ये असर होता है जो शॉर्ट और मीडियम टर्म IMF के टारगेट्स का। उसके बाद फिर आपकी मीशत जो है उसमें इस्तेहकाम आता है और फिर आप आगे चलते हैं। ये सारा एक कुक बुक फार्मूला है सारे मामले का। ठीक, तो हमने तो जो मायदा किया था फरवरी में लास्ट गवर्नमेंट जी, उस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान है ना, गवर्नमेंट बदल गई है तो वो हुकूमत पाकिस्तान का ही वायदा है, हम उस पर 2 हफ्ते भी कायम ना रह सके। और ना सिर्फ मसलन जब जो हमने सिर्फ पेट्रोल पर जो फैसला किया था तो अगस्त में जाकर 54 रुपये PDL होता, अगस्त में 4 रुपये फी महीना बढ़ता 30 रुपये से, और 17% की सेल्स टैक्स होता। ठीक, हमने वो भी नहीं किया। 2 हफ्ते बाद वो सब खत्म कर दिया, पेट्रोल की कीमत 10 रुपए गिरा दी और कहा कि ये 3 महीने यहीं पे रहेगी। और उसकी असरात जो है आपके सामने हैं कि आज 60 रुपए बढ़ाने के बावजूद भी आप कीमतें खरीद पर नहीं पहुंचे। इसका बजट पर खसारा जो है 5-550 अरब का वो हो गया टैक्सेस में, और 200-250 अरब आपका। इसका मतलब कि पेट्रोल डीजल की कीमतें मजीद बढ़ाना पड़ेंगी? नहीं, कोई ऐसी जरूरत नहीं है।
पेट्रोल में थोड़ा सा फर्क रह गया, वो मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल प्राइसेस कुछ एडजस्ट होंगी, वो पूरा हो जाएगा, और जो आपका इंशाल्लाह रुपए में इस्तेहकाम आएगा उससे पूरा हो जाएगा। ये जो मामलात हैं इनको बुनियादी तौर पे हमें एक ज़िम्मेदार मुल्क के तौर पर अपनी मईशत चलानी पड़ेगी। हम ये 5600 अरब से ज़्यादा के कर्जे इस साल हो चुके थे, उनको कुछ इस हुकूमत ने उसमें कमी लाई है, हालांकि आपको 200-250 अरब जो है वो पेट्रोल की मद में देना पड़ा। ठीक, मुझे अब भाई साहब ये बताएं, ये तो चले हुकूमत पाकिस्तान फरवरी वाली, उन्होंने जो भी उनसे वादे वगैरह किए वो पूरे नहीं किए, जो भी शराइत वगैरह थी। अब तो सिचुएशन आपके हाथ में है, आप बाय चॉइस जो है ये गवर्नमेंट इस वक्त चला रहे हैं, क्या बजट सख्त होगा और वो मजबूरी है हमारी? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, सख्त आप किसको कहते हैं? देखें, अवाम पर मजीद बोझ तो होगा, आपको टैक्स रेज करना पड़ेगा, अपनी आमदन बढ़ानी पड़ेगी। ठीक, ये बुनियादी बात होती है। आमदन बढ़ाए बगैर कोई मसला हल नहीं होता। आमदन आप कैसे बढ़ाते हैं ये बात असल होती है। अगर आप आमदन माशरे के जो कमज़ोर तबका है उस पर ज़्यादा बोझ डाले बगैर बढ़ा ले, ये आपकी कामयाबी होती है। यही मिफ्ता साहब के लिए चैलेंज है, और मेरा ख्याल है कि वो उसको करने में कामयाब होंगे कि आमदन भी बढ़ जाए और जो ज़्यादा मुतासिर हो रहा है तबका इस मामले से, महंगाई से, उस पर असर कम पड़े। वैसे मिफ्ता साहब तो खुद कह चुके हैं कि जो तनख्वाहदार तबका है उन पर मजीद टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ये क्या आपके ख्याल में ये भी हो सकता है? जी, ये IMF की जहाँ तक मुझे नॉलेज है शराइत में शामिल था, जो फरवरी में हमने एग्रीमेंट किया था। अच्छा, लेकिन आप उसको, इन मामलात को हमेशा जब रिव्यू होता है रीनेगोशिएट करते हैं कि भाई दुनिया में जो तेल की कीमतें, कमोडिटीज़ कहाँ पर पहुँच गई हैं, अगर हम मज़ीद बोझ अब डालने के काबिल नहीं हैं तो आप उसको रीनेगोशिएट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उस पर कुछ ना कुछ रिलीफ इंशाल्लाह मिल जाएगा। अच्छा, CPEC के जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी वो कह रहे हैं कि ये आप चाइना से रीनेगोशिएट करें, क्योंकि वो ये समझते हैं कि महंगे मुआहदे ये हुए। मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात है। ये बात मैंने भी स्पेकुलेशन सुनी है सोशल मीडिया पर। एक स्टोरी आज हुई है जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेज को कोट करते हुए ये कहा गया। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखें, आपने जो कोयले के मायदे किए हैं, ये आपकी सस्ती तरीन बिजली है, तो महंगी कैसे हो सकती है? इन जो इस वक्त ये एक स्पाइक आई है दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस में, उससे पहले सस्ती तरीन बिजली ये 3 कारखाने बनाते थे और पिछले 3 साल से बना रहे हैं, तो महंगी तो वो हो नहीं सकती। तो आप रीनेगोशिएट क्या करेंगे? जब भी आप रीनेगोशिएट करने की कोई चीज़ करते हैं उससे आपका सारा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट खत्म हो जाता है। ठीक, हो सकता है गलती हुई हो, मेरा नहीं ख्याल। वैसे प्रीवियस गवर्नमेंट ने भी ये करने की कोशिश की थी, जिससे चाइना के साथ हमारे मामलात अभी तक खराब है। नहीं, हमने कोई रीनेगोशिएट नहीं किया, हमारे ज़माने में लगे हैं, ये CPEC का हिस्सा है। मैं PTI गवर्नमेंट की बात करूं, उन्होंने कोशिश की थी। जी, रीनेगोशिएट आप किस बुनियाद पर करेंगे? टैरिफ आपने दिया, नेपरा ने, चाइना टैरिफ लेकर नहीं आया। नेपरा ने कहा जनाब ये इसका कैपेसिटी चार्ज है, ठीक, ये इसका फ्यूल चार्ज कमोडिटी प्राइस के मुताबिक जो कोयले की कीमत होगी उस पर आएगा, और 4-5 महीने पहले तक ये 3 प्लांट पाकिस्तान की सस्ती तरीन बिजली बनाते थे। अब भाई साहब आ जाते हैं, रुपए जितनी तेज़ी से डिवैल्यू होता जा रहा है उसमें सेंटिमेंट का भी इशू है, गैर यकीनी की भी अभी तक सूरत हाल है। क्या हुकूमत रुपए को इस्तेकाम दे पाएगी या हम डॉलर की उड़ान बस देखते रहेंगे? देखिए, रुपए को इस्तेकाम आता है आपके अमल से, कि आपने जो वादे किए हैं इन्वेस्टर्स के साथ, जैसे आप कह रहे हैं ये रीनेगोशिएट कर लें, हाँ, इसका असर होता है रुपए की कीमत पर। इन्वेस्टर नहीं आता, हाथ रोक लेता है। क्या आपने नेगोशिएट किया, एग्रीमेंट किया IMF से, क्या आप उस पर कायम रह सके? तमाम इन्वेस्टर्स, तमाम लेंडर्स इस चीज़ को देखते हैं, इससे सेंटिमेंट ठीक होता है, मार्केट्स देखती हैं। तो इनको हम दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि ये तो तमाम माहौल तबाह कर दिया गया था। जो आपने सिर्फ एक चीज़ जो आपने पेट्रोल के साथ की ना, इसने तमाम आपके जो तासुर था, सेंटिमेंट था, उसको ख़त्म कर दिया था मार्केट में। लेकिन भाई साहब देखें 2 माह तो इस गवर्नमेंट को हो गए हैं, तो एक यकीनी का एक सेंटिमेंट तो होना चाहिए था मार्केट में, और वो पैनिक अभी तक मौजूद है, और वो क्यों ख़त्म नहीं हो पा रहा? देखिए, गवर्नमेंट को आज 8 हफ्ते हुए हैं, इसमें से आप जब आते हैं 1-2 हफ्ते तक हुकूमत बनाने में लग जाते हैं, उसके बाद रमज़ान शरीफ, ईद, उसके बाद मामला चल रहा है। आपके सामने बेपनाह चैलेंजेस हैं।
और चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। यानी जो सिर्फ मैं तेल की कीमत अगर आप देख लें, इस वक्त इसका जो असर मुल्क की फिजिकल इश्यूज पर है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट पर है, इसके असरात जो आपके लोड शेडिंग की सूरत में नज़र आते हैं, ये बेपनाह असरात हैं। और इनका मुकाबला आपको करने के लिए आपको कुछ मुश्किल फैसले हमने किए हैं, कुछ मजीद करने पड़ेंगे। मसलन मैंने आपको पहले कहा था कि लोड शेडिंग को ख़त्म करने के लिए आपको आज 1 घंटे के लिए $150 मिलियन चाहिए। तो ये हमें कुछ लोड शेडिंग 1-2 घंटे की लेकर इन चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा, लोड शेडिंग की बात की जाए, 1 मई को शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि लोड शेडिंग ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद आप आए, आपने कहा कि जी कल से जो है 3.5 घंटे लोड शेडिंग होगी, लेकिन वो 3.5 घंटे से अभी भी ज़्यादा हो रही है। आज मैं आपकी एक स्टेटमेंट देख रहा था, शायद 15 जून तक आप अब ये कह रहे हैं कि 3.5 घंटे लोड शेडिंग। क्या लोड शेडिंग इस वजह से हो रही है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं डॉलर्स में, हमें तेल खरीदना पड़ेगा, उससे बिजली पैदा करनी पड़ेगी? आम पाकिस्तानियों को कैसे आप समझाएंगे? क्योंकि इमरान खान साहब ने आज भी कहा कि जैसे ही ये लोग आ गए बिजली गायब हो गई। जी, वो तो सर्दियों में गए थे ना, मार्च में गए थे, जब आपने ना कोयला खरीदा हो। कोयला एक दिन में नहीं आता कि आप बाजार जाएंगे कोयला खरीद के ले आएंगे। 6-8 हफ्ते पहले बुक करना पड़ता है। कोई कोयला नहीं खरीदा, LNG नहीं खरीदी, तेल नहीं खरीदा, तो पावर प्लांट किस चीज़ पे चलेंगे? ये तो हमने आगे हंगामी बुनियाद पे इन सब चीज़ों को बंदोबस्त किया और उसकी एक कीमत अदा करनी पड़ती है। उसकी कीमत अगर आप ज़्यादा, हम बेपनाह कीमत अदा कर रहे हैं। इस वक्त आपके प्लांट्स हैं जो 60 रुपए फी यूनिट बिजली बना रहे, जो हम 16 की बेचते हैं, अब तो 24 की हो गई। तो ये बड़ी जो गैर जिम्मेदारी इस मुल्क में रही है 4 साल में, ये सब उसके असरात हैं। लेकिन ये भाई साहब, जो अगर इफ वी आर टू बिलीव द PMLN लेड गवर्नमेंट कि जी ये खराबियां हुई थी, इसको तो ठीक करने के लिए आपके पास तो फिर बड़ा कम वक्त है, 1.5 साल जी, बहुत और है, इसका बहुत इसका है। इम्पैक्ट भी आएगा तो उसमें स्टेबिलिटी के बाद तो उसमें टाइम लगेगा। दैट विल बी टू लेट। आपको सियासी कॉस्ट इसकी अदा करनी पड़े शायद इलेक्शन। जी बिल्कुल अदा करनी पड़ेगी, हम तैयार हैं। हम मुल्क की कॉस्ट नहीं अदा कर सकते कि हमारा मुल्क बैंकरप्ट हो जाए, इसकी अवाम तबाह हो जाए, मईशत ख़त्म हो जाए। उससे बेहतर है सियासत की कीमत हमेशा अदा करनी पड़ती है। आज वक्त सियासत का नहीं है, आज वक्त मुल्क के मसाइल हल करने का है। इमरान खान ने 4 साल को मसला हल तो नहीं किया ना, बस मसाइल में इजाफा ही किया और आखिरी वक्त में तो ऐसे ऐसे मसाइल में इजाफा कर गए कि जिसको आप कई साल भुगतते रहेंगे। ठीक, ये अबाई साहब आपको इन मुश्किलात का इदराक था और आप वन ऑफ दोज लीडर्स ऑफ PMLN के जो शुरू से कहते थे हमें नहीं पढ़ना चाहिए इस गन में, अदम एतमाद करें, सीधे इलेक्शंस में जाएं। ये सेंटिमेंट, ये फीलिंग्स अभी बढ़ती जा रही हैं PMLN में? नहीं, ये बढ़ती नहीं जा रही। मसाइल का की जो सतह है इसका कम से कम मुझे एहसास नहीं था कि हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि हमने 4 साल कुछ किया ही नहीं। हमने ना कोई फैसले किए, ना हमने कुछ इम्प्लीमेंटेशन की। जो पुराने मामला थे उनको भी हमने रोक के रखा। मसलन इस वक्त 2 पावर प्लांट्स हैं, एक त्रिमू में है 1200 मेगावाट का, दुनिया का सबसे एफिशिएंट पावर प्लांट है, सबसे सस्ती बिजली बनाता है। उसको 2019 से मुकम्मल होना था, आज 22 में भी मुकम्मल नहीं है। एक हमारे अपने कोयले पर थर में 1200 मेगावाट का प्लांट है, ये अगर 2-24 के होते आज आपकी लोड शेडिंग ना होती। आपने कोई काम नहीं किया, तो हमें इसका इदराक नहीं था। लेकिन मेरा ये उस वक्त ये था कि हमें सीधा, वो एक सियासी फैसला था कि सीधा आप इलेक्शन में जाएं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि शायद ये एक जो हमने फैसला किया, जिस बुनियाद पर भी किया, ये एक बेहतर फैसला साबित हुआ। अच्छा, क्योंकि हमारा मुल्क 7 महीने की इंटरिम केयर टेकर गवर्नमेंट में गुजारा नहीं कर सकता था। ये अब ये हुकूमत आई, हालात इतने खराब, हालात इस हद तक बिगड़ चुके हैं। तो अबाई साहब, आप जैसा मतलब आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, फाइनेंस एनर्जी पे आपको जितना उबूर है बड़े कम पॉलिटिशियंस को है। अगर आप सही हालात का अंदाजा नहीं लगा सके, देखिए हालात का अंदाजा लगा कि बंदा उसकी तैयारी करते हैं, इसका मतलब कि हालात का ठीक अंदाजा नहीं लगाया गया और आपकी जो जमात है या बाकी इत्तेहादी जमातें वो तैयार नहीं थी इस हुकूमत के लिए जो मसाइल हैं। नहीं, हमारा फैसला इस बुनियाद पर नहीं था कि मसाइल कितने ख़राब हैं। मसाइल इसका हमें इल्म होता तो फिर हम शायद फैसला ही ये करते कि नहीं, हमें हुकूमत में आना चाहिए। अच्छा। 2 राय ना होती। अब इदराक क्या होता है, पार्लियामान से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब बात करते हैं उससे मिलती है,
जो वज़रा बात करते हैं उससे मिलती है, जो आप दूसरे ममालिक से, लेंडर से बात करते हैं, IMF से बात करते हैं, उसकी जो इन्फॉर्मेशन आती है उससे होती है। आपने हर जगह झूठ बोला, हर जगह मिसलीड किया, हर जगह मिसस्टेट किया। अब जो हुकूमत झूठ बोल रही हो उसका फिर आप क्या उसे अगर वो झूठ बोल भी रहे, आज खान साहब ने जो आज इकोनॉमिक सर्वे आया है, जो उन्होंने देखिए, मैं कुछ चीजें तो ऐसी देखिए, ग्रोथ उन्होंने अचीव की 5.97, ऑलमोस्ट 6%, जितनी तकरीबन आप छोड़ के गए थे। अच्छा, एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ रिकॉर्ड हुई है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हुई है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में हुई है, सर्विसेज में हुई है। तो अब देखें, एंड हैविंग ये सारे फिगर्स बावजूद इसके कि जो पेंडेमिक और उसके बाद पोस्ट पेंडेमिक जो असरात थे मईशत पे, कुछ तो उन्होंने अच्छा भी किया। वही है ना, हमने 18 में इस सतह पर छोड़ा, ये 3 साल में यहां ले गए, आज यहां पे आ गए। आज भी आप हर तरीके से 2018 से नीचे हैं। ये बात समझने की है, ये जो नंबर्स होते हैं ये ईयर ऑन ईयर होते हैं जी, ये तो पिछले साल कंपैरिजन होता है। आज भी 4 साल के बाद आपकी डॉलर्स में GDP 2018 से कम है, आपकी क्रॉप्स की प्रोडक्शन कम है, आप आज भी गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं। तो नंबर्स को उनके कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। फिर आपने एक रीबेसिंग की है पिछले साल, उससे नंबर्स फर्क तरीके से नजर आते हैं, वो ईयर ऑन ईयर पे नजर आएंगे। ये बात समझने की, नंबर्स पे जरा बड़ी सोच समझ से नंबर्स को देखना पड़ता है। चले, शाहिद खाकान भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साज़ीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद पार्लियामान में हमें कोई ओपोजिशन नजर नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ इस्तीफे देकर जा चुकी है, राजा रियाज साहब को ओपोजिशन लीडर बना दिया गया है। लेकिन आज जिस तरह पार्लियामान में लिटरली बिल्डोज करके वो हुए, जिस पर हमने अब्बासी साहब से भी बात करनी थी, लेकिन टाइम खत्म हो गया। तो वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद डॉक्टर फहमीदा मिर्जा हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। अपनी हुकूमत की रुखसती के बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से पार्लियामान से एहतजाजन मुस्ताफी होने जब वो हो गए, बज़ाहिर शहबाज हुकूमत को हकीकी ओपोजिशन का सामना नहीं है। गो के PTI के रुकन असम्बली जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, राजा रियाज के पास कौमी असम्बली में ओपोजिशन लीडर का कलमदान जरूर है, लेकिन उन पर फ्रेंडली ओपोजिशन का इल्जाम लग रहा है। यह बात भी जुबान ज़दाम है कि राजा रियाज को अगले इंतखाबात में नून लीग का टिकट अलाट किया जाना है। इसी तरह PTI टिकट पर मुंतखब और बाद में मुनरिफ होने वाले जो बाकी MNAs हैं, उनको भी ओहदे ऐसे दे दिए गए हैं, लेकिन उनके किरदार को भी हुकूमत के लिए कोई बड़ा खतरा समझा नहीं जा रहा। हालिया दिनों में हुकूमत ने महंगाई और मुतादिद ऐसे इकदाम किए जिस पर किसी भी पार्लिमानी निज़ाम की हकीकी ओपोजिशन की जानिब से तगड़ा एहतजाज या मुखालफत का इम्कान था, लेकिन ऐसा होता बिल्कुल नहीं दिख रहा। कौमी असम्बली की तरह ऐसा ही हाल जो है वो हमें सेनेट में भी नजर आ रहा है, जहां पर PTI के अरकान जरूर मौजूद है, लेकिन हुकूमत को जेर दाम करने में नाकाम दिख रहे हैं। इस सूरत हाल में जो वाहिद ओपोजिशन की आवाज मुसलसल सुनाई दे रही है या हुकूमत को आड़े हाथों ले रही है, वो जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद। ये पेट्रोल बम, डीजल बम और बिजली का बम और महंगाई का बम, ये अवाम के साथ जुल्म है, बेरहमी है, संगदिली है, माशी दहशतगर्दी है, माशी कत्लेआम है। और इस मौजूदा PDM हुकूमत की इस अवाम दुश्मन पॉलिसी की हम शदीद मजम्मत करते हैं, इसको मुस्तरद करते हैं। मिस्टर चेयरमैन, हुकूमत कहती है हमारे पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। काश सिर्फ जहर खाने के पैसे इनको मिल जाएं तो अवाम को इनसे निजात मिल। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन जमातों और अरकान की जानिब से तगड़ी और मौसर हिकमत अमली ना होने से हुकूमत को खुला मैदान मिल चुका है, वॉक ओवर ऑलमोस्ट मिल चुका है, जो किसी भी पार्लिमानी निज़ाम में अच्छी रिवायत नहीं। ऐसे में हुकूमत ने भी कौमी असम्बली के ऐवान में कानून साजियों के अमल को इंतहाई गैर संजीदा बना दिया। गुज़श्ता रोज़ ही एक ऐसा अमल देखने में आया जब कानून साजों ने बगैर किसी बहस और कोरम मुकम्मल ना होने के बावजूद 11 बिल मंजूर कर लिए। इसके अलावा इलेक्शन और नैब तरमीमी बिल को पार्लिमान के दोनों ऐवानों ने मंजूर किया, लेकिन सदर आरिफ अलवी ने दोबारा उसे गौर के लिए वापस भेज दिया था। और अब हुकूमत ने उन्हीं बिलों को मंजूर या अपोजिशन की जुबान के मुताबिक बिलडोज करने के लिए मुश्तरका इजलास तलब किया और आज इन दोनों बिलों को बगैर किसी अपोजिशन मज़ाहमत या बहस के मंजूर करवा लिया गया। इंतहाई अहम बात यह है कि इस नैब तरमीमी बिल में नैब की जानिब से किसी के खिलाफ इंक्वायरी खोले जाने में बारे सबूत जो है वो नैब पर डाल दिया गया। गो के इन बिलों को रुकवाने के लिए मुस्ताफी होने के बावजूद PTI की खवातीन MNAs ने
पार्लिमान के बाहर एहतजाज किया, ज़बरदस्ती पार्लिमान में दाखिल होने की कोशिश भी की, लेकिन यह हिकमत अमली भी बेसूद हमें नजर आई। पार्लिमान में राजा रियाज की फ्रेंडली और तहरीक इंसाफ की नापैद अपोजिशन के अलावा GDA के 3 अराकीन पर मुश्तमिल एक अपोजिशन मौजूद है, जो हुकूमती इकदामात को रोकने में फिलहाल जो है वो उनकी जो कोशिशें हैं वो नाकाफी साबित हो रही हैं। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और GDA की सीनियर रहनुमा डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा, PTI इस्तीफे देकर पार्लियामान से बाहर जा चुकी है, ऐसा लग रहा है कि कोई अपोजिशन है ही नहीं, तो क्या बेहतर ना होता कि PTI फ्लोर ऑफ द हाउस पर एहतजाज करती, क्योंकि जितना अंदर पुरअसर होता है एहतजाज और मुतालबात मनवाए जा सकते हैं, ऐसे सड़कों से रह के नहीं किया जा सकता। जी, एक तो सबसे पहले ये कि हम अपोजिशन में बैठे हुए हैं, तो GDA को रिकग्नाइज किया जाए, और चाहे हम 3 मेंबर क्यों ना हो, पर हम एक भरपूर अपोजिशन का एक रोल अदा करना चाहते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ विदाउट अपोजिशन कोई पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं होती। तो इसलिए हमने इसीलिए चूज़ किया, हम एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है और हम अपोजिशन में बैठ के वो ओवरसाइट का रोल जो कि एग्जीक्यूटिव पे होता है, जो ट्रेजरी बेंचेस की उस पे होता है, कि वो हम अदा करना चाहते हैं। बहरहाल इस वक्त जिस तरह इन्होंने डिसिडेंट्स को एक लीडर ऑफ द अपोजिशन और वो किया है, इससे तो ये जाहिर होता है कि ये कोई अपोजिशन चाहते ही नहीं है और एक वन साइडेड अफेयर चलाना चाहते हैं। जिस तरह के आज लेजिस्लेशन सारी हो रही है, जब ट्रेजरी बेंचेस से कोई तकरीर हो तो डिसिडेंट ग्रुप जो अपने आप को अपोजिशन कह रहा है वहाँ डेस्क थंपिंग होती है, जो यहाँ से तकरीर होती है वो ट्रेजरी बेंचेस थंपिंग कर रहे होते हैं। अब के PTI को यकीनन, क्योंकि मेरी जब उनसे बात हुई थी और मीटिंग जब हम अभी अलाइज थे, तो उस वक्त ही मैंने ये सजेस्ट किया था कि हमें पार्लियामेंट में रह के अपना रोल अदा करना चाहिए। कम से कम GDA का मौक़िफ़ इस हवाले से क्लियर है, तो वो मैंने उन्हें कन्वे किया था। एंड यकीनन उन्हें, मैं तो यही समझती हूँ कि एक भरपूर किरदार पार्लियामेंट के अंदर और बाहर दोनों होना चाहिए। लेकिन PTI में भी 2 मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। आप चूंकि डिप्टी स्पीकर भी आप रह चुकी हैं, जो इस्तीफे PTI ने दिए, क्या उनको स्पीकर साहब को मंजूर कर देना चाहिए या बुलाना चाहिए? और PTI का मौक़िफ़ यह है कि चूंकि उस वक्त कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर थे, वो इस्तीफे उन्होंने दे दिए हैं और कासिम सूरी ने मंजूर भी कर लिए हैं। देखिए जी, बिल्कुल उस वक्त कासिम सूरी साहब स्पीकर थे एंड उन्होंने वो एक्सेप्ट किया और आगे भेज दिए। मेरी नज़र में और मेरी नॉलेज में जो भी है वो ये है, और जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का भी यही कहता है। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि दोनों तरफ से ये इस चीज़ की सियासत हो रही है कि ना इनका, क्योंकि अब जो स्पीकर साहब ने ये कह दिया है कि वो दोबारा से मेरे पास आएँ, तो वो ज़रा सा क्योंकि बात बनती नहीं है, लेकिन बहरहाल उधर से भी हो रही है और इस तरफ से भी शायद सियासत हो रही है कि अगर आप सबका वो है तो आप कह दें दोबारा से। बहरहाल क्योंकि वो इस पार्लियामेंट को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, वो स्पीकरशिप को उनकी एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, इसलिए शायद वो वहाँ जाना नहीं चाहते। डॉक्टर, जो मुल्की माशी सूरत हाल है इंतहाई खराब हो चुकी है और उसकी बड़ी वजह सियासी अदम इस्तेकाम है, क्या करना चाहिए स्पेशली PTI को और फिर गवर्नमेंट को भी? क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट तो कह रही है, राना सनाउल्लाह ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि जी अक्टूबर नवंबर में आप इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं, आए बैठे और इसी से मामला जो है आगे बढ़ेंगे। तो क्या PTI को ये नहीं सोचना चाहिए कि पार्लियामान में आए, यहां पे फैसले हों, ताकि कम से कम मुल्क की मईशत को तो इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से नुकसान ना पहुंचे मजीद? देखिए जी, बहुत बुरे हालात से मुल्क गुजर रहा है और इसके लिए मैंने पहले ही प्रेडिक्शन कह दें या प्रीएम्प्ट किया था जिस वक्त मैं अपने इंटरव्यूज़ पहले दे रही थी। अगर नो कॉन्फिडेंस से पहले आप मेरे जितने इंटरव्यूज़ अगर उठा के देखें तो उन सब में मैंने ये कहा था कि हम एक, अगर ऐसा हुआ तो हम एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं और जिसका रिजल्ट जो है कि ओवरऑल माशी हालात हों या मुल्क के बाकी वो, आज कोई गवर्नेंस नज़र नहीं आ रही, आज कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही,
गई। और आज जो जिस तरह 60 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा और 7 रुपए बिजली की कीमत में इजाफा करके कि मैं खतरनाक उसमें देख रही हूँ कि महंगाई आज ये कह रहे हैं कि 13% है, लेकिन ये अनकरीब आप देखिएगा कि 20% तक जाएगी, जो कि बहुत मुश्किल हालात होंगे। तो इसके लिए चाहे पार्लियामेंट के अंदर या बाहर वो डायलॉग की बहुत ज़रूरत है। और ये सब चीज़ों को प्रीएम्प्ट सबने ही, मैं समझती हूँ, अगर नहीं किया था तो उनकी कोई विजन या सोच नहीं है। अगर सीनियर लेवल पे और एक इदारों ने अगर इस चीज़ को नहीं देखा था तो बहुत एक अफसोसनाक सूरत हाल है। बाकी ये है कि अब जहाँ भी हम खड़े हैं उसके लिए बिल्कुल डायलॉग की ज़रूरत है, और चाहे वो पार्लियामेंट के बाहर हो या अंदर हो, जहाँ भी हो कि, लेकिन इस डायलॉग के लिए एक रोल चाहे स्पीकर साहब अदा करें या दूसरे इदारे अदा करें, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक डायलॉग होना चाहिए। डॉक्टर, जहाँ तक इदारों की बात है, उन्होंने तो बड़ा वाजे कर दिया है कि सियासत में कोई उनका किरदार नहीं, ना उनका कोई लेना देना है, और ये यकीनन खुशाइंद भी है। लेकिन इमरान खान साहब बार बार उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि जी आप न्यूट्रलिटी खत्म कर दें और उनके हक में किरदार अदा करें, क्योंकि मुल्क को नुकसान है तो आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। कैसे आप इसका क्या रिस्पॉन्स करेंगे? देखिए, एक तो ये कि मुझे नहीं पता कि न्यूट्रल हैं क्या है और किस तरह इदारे, लेकिन जिस तरह मैंने पहले अभी सवाल में जवाब दिया कि बहुत ज़रूरी है कि अब कोई इदारे ही बैठ के सबको डायलॉग की तरफ लाएं। देखिए, या स्पीकरशिप की होती है या स्पीकर का ये रोल होता है हमेशा के सारे पार्लियामेंट्री एंड बल्कि दावत दें कि, और आज जो क्योंकि बड़े अनयूजुअल हालात हैं हमारे मुल्क के, और कभी मैंने कहा कि इतने बुरे हालात मैंने अपने मुल्क के नहीं देखे और न सियासत में देखे, और बहुत मुश्किल वक्त से हम गुजरे। लेकिन आज जो सबसे बड़ी चीज़ है और जो कि बड़ी तकलीफ दे बात है, महंगाई चाहे जो भी हो, कि गवर्नेंस भी नहीं है और उसके साथ साथ होपलेसनेस पैदा हो रही है। अवाम आज बहुत होपलेस है, और जब ये सूरत हाल हो जाए तो उसमें मुल्क के लिए वो बहुत बुरा एक मैसेज है, क्योंकि मैं समझती हूँ आपका पेट्रियाटिज्म और आपकी वो जो नेशनलिज्म होता है कि उसको इफेक्ट करती है। नाउमीदी मैं इस वक्त नौजवानों में देख रही हूँ, और इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी न सिर्फ सियासतदानों पर है, इदारों पर भी है कि अगर किसी को भी कोई भी इदारा कि अगर वो करे कि इन सब को बिठाए और उसमें एक चाहे एपीसी की तरह हो, एक ग्रैंड डायलॉग हो, और छोटी पार्टी, बड़ी पार्टी, पार्लियामेंट से बाहर पार्टी जो भी हैं, इन सब पार्टीज को मिला के एक डायलॉग होना चाहिए कि अब हमने इस मुल्क को किस तरह चलाना है और कैसे संभालना है, वो बहुत जरूरी। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ग्रैंड डायलॉग की बात कर रही थी नाज़रीन। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। कल बजट पेश होने वाला है और इस पर पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है। कुछ आज इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें कुछ सेक्टर्स में तो हमने ग्रोथ देखा पीटीआई की गवर्नमेंट में, लेकिन बहुत से ऐसे अहदाफ भी हैं जो हासिल नहीं किए जा सके। वज़ारत फ़ाइनेंस या वज़ारत ख़जाना के साबिक़ तर्जुमान मुज़म्मिल असलम हमारे साथ मौजूद है। मुज़म्मिल साहब, बहुत शुक्रिया। इकोनॉमिक सर्वे आपने देख लिया होगा, जीडीपी आपने ग्रोथ का हासिल किया, उसमें इजाफा हुआ, सर्विसेज और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ग्रोथ हुई, लेकिन महंगाई का टारगेट आपका 8% था, आप 13% पर छोड़ कर गए। करंट अकाउंट खसारा देख लें, ट्रेड डेफिसिट देख लें, इंपोर्ट्स आपकी 45% बढ़ गई हैं। आपने जो अहदाफ हासिल किए वो तो ठीक है, चले कर लिए, लेकिन जो नहीं हासिल हो सके उससे रिफ्लेक्ट ये हो रहा है कि आपकी कारकर्दगी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही। हमारी जो है 13.5% इन्फ्लेशन नहीं थी। एवरेज इन्फ्लेशन फॉर 9 मंथ जो है वो 10.5%, वो भी एक उन्होंने झूठ बोला, ठीक है जी। एवरेज इन्फ्लेशन ही जो है तखमीना होता है। और ये क्या पाकिस्तान के साथ अनोखी चीज हुई? अमेरिका की इस साल की जब उन्होंने साल शुरू किया था तो उनकी इन्फ्लेशन का तखमीना था 1%, वो 8% पे पहुंच चुकी है। इसी तरह यूरोप के साथ हुआ है, पड़ोस ममालिक के साथ हुआ है। बात ये कि मतलब किस तरह की बातें कर रहे हैं ये बैठ के कि जी वो पहले तो 13.5 गलत फिगर दे दिया, और जो है उसके बाद जो है पूरी दुनिया में क्या हुआ उसको जो है कारपेट के नीचे छुपा दिया।
ये बताएं कि 10.5 यही अगर हालात होते तो पाकिस्तान की शायद 20% होती, अगर इमरान खान जो है पेट्रोल जो है वक्त पे सस्ता ना करता, पास ऑन कर देता। अब इन्होंने जो किया है उसके बाद तो 30% महंगाई हो जाएगी बात। अच्छा, फिर दूसरी देखें कितने लूजर्स हैं ये, कि ट्रेड डेफिसिट जो है वो नहीं देखा जाता, असल देखा जाता है करंट अकाउंट क्या है। ट्रेड डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए जो चीजें होती हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि पहले इंपोर्ट को काउंटर करती है एक्सपोर्ट्स। तारीख की बुलंद तरीन एक्सपोर्ट्स $32 अरब पे जा रही है। फिर उसके बाद तारीख की सबसे हाईएस्ट रेमिटेंसेस वो $31 अरब जारी है। अब इनको मईशत समझाने का तरीका ही नहीं आता। फिर वो मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं टैक्स की बातें कर रहे थे, 1400 अरब रुपए इस साल हमने टैक्स ऐड किया, जो एक साल में किया। उन्होंने 5 साल अपने दौरे हुकूमत में 1800 अरब वो किया। नहीं, मुझे मुज़म्मिल साहब चले, जो आप कह रहे हैं एवरेज महंगाई ले लेते हैं 10.8% जो थी, जो उन्होंने आज चार्ट जारी किया, मैं आपके सामने उनके फिगर्स रख देता हूं। आपको सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो 4.6% मिली, आप 10% छोड़कर जा रहे हैं। पॉलिसी रेट आपको 6.5% मिला, जो अब 15% तक पहुंच चुका है। टोटल पब्लिक कर्जा जो है 14 ट्रिलियन, आप 44 ट्रिलियन जो है वो छोड़ के जा रहे हैं। इसी तरह सर्कुलर डेब्ट जो है अगर मैं उसके फिगर्स भी यहां से आपको कोट करूं, 1.15 ट्रिलियन आपको मिला, आप 2.46 ट्रिलियन सर्कुलर डेब्ट छोड़ के जा रहे हैं। उमर अयूब साहब ने हमारे शो में ये कहा था कि दिसंबर 2020 तक ये जीरो पर आ जाएगा। एक्सचेंज रेट 120 में तकरीबन आपको डॉलर मिला, आप 184 पर छोड़ के गए। तो क्या जवाब आते हैं आपके पास इसके? अच्छा, ये जैसे उन्होंने किया था ना, ये हमने भी बनाया है। अब मैं आपको इसी तरह नुक्ता पे नुक्ता बता देता हूँ जी। एक्सपोर्ट्स ये छोड़ के गए 24.7 अरब डॉलर, हम 32 अरब डॉलर पे छोड़ के जा रहे हैं। रेमिटेंसेस ये छोड़ के गए 19.6 अरब डॉलर, हम 32 अरब डॉलर पे छोड़ के जा रहे हैं। दरामदाद ये 61 अरब पे गई, हमारी 78 अरब डॉलर है इस साल, लेकिन हमारी 3 साल की एवरेज जो है इनकी एवरेज से नीचे थी। करंट अकाउंट खसारा ये 19.2 अरब डॉलर छोड़ के गए थे जब पेट्रोल की आलमी मार्केट में प्राइस $50 थी, आज $120 है, तो हम 13 अरब डॉलर को छोड़ के गए। करंट अकाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो सबसे अहम होता है, ये 5.8% पे छोड़ के गए, हम 4% पे इस साल। चलें, ये तो देखें आपका अलग टेबल है, उनका अलग टेबल है। इस वक्त अवाम पिस रही है, महंगाई में इजाफा हो रहा है, और जो पेट्रोल डीजल की कीमतें 60 रुपए ऊपर गई हैं, अभी उसके असरात तो हमारे सामने आने। क्यों ना तहरीक इंसाफ और जो भी मौजूदा हुकूमत है 10-11 सियासी जमातों की आपस में एक मिसाके मईशत कर लें, क्योंकि मुल्क इस तरह से तो नहीं चल सकता आगे। देखिए, मिसाके मईशत आप ये कह रहे हैं कि ये जो हम उनके साथ एग्री कर लेंगे 60 रुपए लीटर पेट्रोल का बढ़ाना है, तो फिर आवाम के लिए तो रिलीफ नहीं आया ना। मिसाके मईशत तो ये है कि जी पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए, और उसका हल क्या है? हल आपके सामने हमने 10 दफा दिया कि रशिया का पेट्रोल उसको भी साइड पे रख दें 1 मिनट के लिए। आदिल भाई, 15 अप्रैल को हमारी हुकूमत तो नहीं थी ना। 15 अप्रैल को ओगरा की समरी है कि पेट्रोल में हम जो है 24 रुपए सब्सिडी छोड़ के गए थे, ओगरा की, ये हमारा नंबर नहीं है, और इन्होंने 60 रुपए बढ़ा दिए। यानी कि पिछले 8 हफ्ते में जो है आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ी है, रुपए की कदर गिरी। ठीक है जी। अब इसका हल क्या था? एक तो रशिया था, दूसरा आपको पता है कि 15 अप्रैल को रिफाइनिंग मार्जिन जो पाकिस्तान में रिफाइनरी लगी हुई है वो $10 था, अब वो $50 के करीब हो गया। तो इन्होंने रिफाइनरीज को जो है फायदा दे दिया और अवाम पे मुंतकिल कर दिया सारा। तो मिसाके जमहूरियत अगर आप ये बोलें कि कर लेते हम और आपके पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए थी, तो हम करते हैं। अगर आप कहते हो कि मिसाके जमहूरियत इस पे कर लें कि जी अवाम पे आप जो है 8 रुपए बिजली जो टैक्सेस मिला के 11 रुपए हो जाती है। IMF ने हमसे 5 रुपए मांगे थे बिजली के यूनिट में, हमने 2.5 बढ़ाए, और 2.5 का वादा जुलाई का था, इन्होंने उस 2.5 की जगह 8 रुपए यूनिट बढ़ा दिया। चले, मुज़म्मिल असलम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिलशाहज़ेब। मुझे मेरी टीम से इजाजत दी। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहज़ेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।